ग्रेट इवनिंग साथियों। मैं आपका दोस्त नसीम आज के जूम सेशन में आप सभी नए साथी का वेलकम करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम सभी ओजोन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के लिए क्रिप्टो के अंदर अपने टाइम को निकाल के आए हैं और कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं। उन सभी साथियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आज के जूम सेशन को एक शानदार जानदार बनाने के लिए आप सभी का उपस्थिति अनिवार्य है। आपके टीम की अनुपस्थिति उपस्थिति अनिवार्य है और सीखने और सिखाने की जो कला है उसको लेकर के हम प्रतिदिन 9 बजे का जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन साथियों का वेलकम करते हैं जिन्होंने ओजोन को समझने के लिए पहली बार इस जूम सेशन को अटेंड करते हैं। खासकर उन साथियों को एक क्रिप्टो की दुनिया के अंदर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए हम सभी ने प्रतिदिन अपने टेक्नोलॉजी से उन्हें कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं, कुछ बताने का कोशिश करते हैं। आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, यह पहचान देने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज पहचान पूरी दुनिया को बना चुका है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। आज हम उस क्रिप्टो के अंदर 26,000 से ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर अपने प्लेटफॉर्म ओज़ोन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जहाँ पे जूम सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि ओज़ोन के अंदर क्या हो सकता है, ओज़ोन के अंदर क्या खूबियाँ है, ओज़ोन के अंदर वह क्या टेक्नोलॉजी है जो सभी क्रिप्टो करेंसी से बेहतर है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको उन साथियों को ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो आज के सेशन को लेने वाले हैं। आज के सेशन में वही साथी जो आज तक के टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, ज्ञान के माहिर हैं और क्रिप्टो के खिलाड़ी हैं, वैसे साथी को मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो नॉलेज लेवल है, अगर 45 से 40 मिनट तक आप देख लेंगे इस जूम सेशन में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि क्रिप्टो को आप 10 से 20% समझ जाएँगे और यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम उनको बुलाना चाहते हैं जो हमारे मेटा ओज़ोन के शान हैं, इंडिया के लाल हैं, मिस्टर शान सर को। और उनको आने से पहले आप सभी अपना ईयरफ़ोन लगा लें और सही जगह पे बैठ जाएँ, क्योंकि अगला जो 30 से 40 मिनट गुज़रने वाला है, आपके ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये सेशन होने वाला है। तो बहुत देर नहीं करते हुए हम वेलकम करते हैं मिस्टर शान सर को। आए और हमें अपने ज्ञान से एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं जिससे हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए इस क्रिप्टो के मार्केट में। वेलकम सर। थैंक यू सो मच नसीम जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से लोगों को डिनोट किया। थैंक्स फॉर ऑल द एसोसिएट हु आर हियर। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके। आज की जो जूम सेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद भी आएगी। आज प्लान प्रेजेंटेशन कम, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसलिए आपके स्क्रीन पे वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही हो रही है, एम आई राइट? नसीम सर दिखाई दे रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस यस यस, वाइट है, वाइट पेपर से। राइट राइट राइट। तो आज की जो सेशन है काफी लाजवाब होने वाली है फ्रेंड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग अपना कंसंट्रेशन बना कर रखें, इस चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही सारी चीजें आपको डिसीजन लेने में मदद करती है और ये एक डिसीजन ही इंसान को फर्श से लेकर अर्श पे पहुंचाता है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमें मौका मिला है आप लोगों के साथ बातचीत करने की। हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं
कुछ मिशन के लिए, एक ऐसी मिशन जो दुनिया को रोजगार देना चाहती है, एक ऐसी मिशन जो लोगों को एक अच्छा करियर देना चाहती है, फ्यूचर देना चाहती है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हम लोगों के सामने आते हैं, चले जाते हैं, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीजों से हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। अगर वो चीजें कुछ गलत हुई हैं तो उससे हमें एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होती है, ताकि आगे हम उससे और बेटर कर सके, उन चीजों से बच सके। और ये पॉसिबल होता है नॉलेज लेकर के, राइट? दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स, या तो आप अपनी गलतियों से सीखें, यानी समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है। लेकिन चालाक इंसान वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। क्योंकि हमारी जो उम्र है बहुत कम है, इसलिए जो ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी है, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं लिख चुके हैं, जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत वक्त दिया है उन सब चीजों के लिए, तो उनकी भी चीजें हमें जाननी चाहिए, उन पे हमको बिलीव करना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर एक एक चीज पे अगर हम लोग रिसर्च करेंगे, पॉसिबल नहीं है। कोई अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में हो तो वो अलग होगा, कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो तो वो अलग होंगे। हर फील्ड के अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं। तो सेम एज इट इज आपकी या हमारी उम्र काफी कम हो जाती है इन सब चीजों को जानने के लिए। एक चीज पे ही रिसर्च करेंगे पूरी उम्र बीत जाएगी। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं, तो उनसे हमें सीखने की जरूरत होती है। हमें उन टीचर्स से जानने की जरूरत होती है जिन लोगों ने इस पे अपना समय दिया है, राइट? सो इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू मस्ट बी अ गुड लिसनर टू। ये चीजें जरूर बताई गई हैं, और भगवान ने भी हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं, ताकि हम एक बार बोलें लेकिन सुने दो बार, यानी ज्यादा सुने कम बोले, राइट? तो आज अगर इस सब चीजों के बारे में अगर आप समझने आए हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो आपकी भी तलाश है। अगर तलाश ना होती तो जरूर आप यहाँ नहीं होते। तो जब आपकी तलाश है, जब भूख है, सो फ्रेंड्स, तो जिस चीज के बारे में आए हैं उसको शिद्दत से समझे, उसको समझने की कोशिश करें। आफ्टर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो आप और सवाल कर सकते हैं, तो आपके सारे सवाल को क्लियर किया जाएगा, आपके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे यहाँ पे, राइट? सो बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाएं, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी की बात यहाँ पे हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा संभावना है, अपार संभावना है, इसके फ्यूचर बहुत बड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो जानने वाले हैं, जो ऑथर्स हैं, उन लोगों की राय भी यही है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का। वो कैसे है उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। सो 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। क्यों हुई थी फ्रेंड्स, इसके पीछे भी कुछ राज हैं, कुछ रीजन है। जैसा कि हमें पता चलता है कि 2008 में बहुत बड़ी वैश्विक मंदी आई थी, 2008 में अमेरिका के अंदर। और आपको पता है कि जो लेमन ब्रदर्स वहाँ की जो बैंक थी, जिसमें पब्लिक के बहुत बड़े फंड्स वहां पे जमा थे लोगों के, और वो बैंक अचानक दिवालिया हो जाती है। अब लोगों के पैसे डूब जाती है, और अमेरिकन जो गवर्नमेंट के जो फेडरल रिजर्व है, लाइक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो वहाँ फेडरल रिजर्व है, तो उन्होंने लोगों को मुआवजा देने से मना कर दिया, राइट? उन्होंने रेगुलेट करने से ही मना कर दिया। तो लोगों को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर हमारे पैसे सेफ कहाँ होंगे, मैं कहाँ पैसे रखूं। एक तो बैंक है जहां पे अपने पैसे डालते हैं, अब वो भी सिक्योर नहीं रहा। अगर आप इंडिया के बैंकों की बात करें फ्रेंड्स, तो आरबीआई के भी रेगुलेशन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी 5 लाख एक अमाउंट है कि उससे ज्यादा की आरबीआई रेगुलेटरी नहीं करेगी। यानी अगर आपके पैसे किसी बैंक में, अगर बैंक दिवालिया हो जाती है, आपके करोड़ों रुपए क्यों नहीं हो, 100 करोड़ क्यों ना हो, 5 लाख से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली है, राइट? यानी कि 20% और मोर देन 5 लैक्स, इस तरह का उनका बना हुआ है रेगुलेशन, जिसकी वजह से, यानी अगर आपका 20% है और 5 लाख से
अगर आपका 20% ज्यादा हो जाता है 5 लाख से, तो भी आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम आरबीआई ने दिया हुआ है। तो हमारे जैसे जैसे यहाँ पे रेगुलेटरी नहीं है कि हमारे पैसे सेफ नहीं है, सेम एज इट इज कभी अमेरिका में भी ऐसा ही था, और आज भी वहां पे रेगुलेशन ऐसा ही है। गवर्नमेंट किसी भी बैंक्स को रेगुलेट करती है, ना कि पब्लिक के पैसे को वो रिटर्न देती है। तो लोगों के अंदर में ये पैनिक हो गया कि आखिर हमारे पैसे सेफ कहाँ है, हमारी जो मेहनत के पैसे हैं वो सेफ कहाँ है। लोग बैंकों में पैसे किस लिए डालते हैं? दो ही रीजन होता है, या तो बैंक में पैसे जमा रहेंगे तो हमें कन्वीनियंट होगा, हम कहीं भी लेकर जाएंगे, हमारी सेफ्टी है। आप कैश हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं, तो बैंक है तो आप कहीं भी चले जाएंगे, एटीएम्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, चेक्स के थ्रू कर लेंगे, तो इसके लिए बैंक में जमा करते हैं। दूसरी चीज कि लोग बैंकों में पैसे इसलिए भी जमा करते हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न आ जाए, यानी हमें कुछ आरओआई मिल जाए, तो इसलिए बैंकों में पैसे जमा करते हैं। लेकिन पब्लिक को तो सेफ्टी मिली नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ा कारण था। इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ लोगों की टीम ने, या सिंगल 1 पर्सन, आज तक किसी ने बताया नहीं वो आदमी कौन था, उसका नाम लोगों ने दिया सातोशी नाकामोटो। कुछ लोगों का मानना है वो जापानीज था, कुछ लोगों का मानना है वो जापानीज अमेरिकन था, यानी जापानीज का था, अमेरिका में रहता था, लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही। राइट। तो उस इंसान की टीम ने या उस बंदे अकेले ने ये सोचा कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें दिखाई दिया एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। 1990 में इस टेक्नोलॉजी पे कुछ काम हुए थे, उसे कई सारे पेपर्स थे। तो उन्होंने उस 1990 की जो रिसर्च थी उसके ऊपर रिसर्च किया, और कहा कि इस पे हम क्रिप्टो करेंसी यानी एक करेंसी लेकर आ सकते हैं। यानी जैसे फिएट करेंसी है, लोगों का पैसा है, हम इस पे बना सकते हैं, और इसके लेन देन में कोई रेगुलेटरी नहीं होगी। यानी अगर आपको किसी को सेंड करना है तो कोई रेगुलेटरी नहीं होगी बीच में। यानी यूं समझ ले कि यहां पे ए है और यहां पे बी है। अब ए ने बी को पैसे देना है, राइट? तो ए अगर बी को अगर पैसे देता है तो बीच में हमें एक रेगुलेटरी, एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है बैंक। आज के डेट में हम लोग जो भी पैसे के लेन देन करते हैं तो हम बैंक के थ्रू करते हैं, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करते हैं, या वट एवर कई सारी जो एजेंसीज है पेमेंट सिस्टम की। तो ओवरऑल हमें एक थर्ड पार्टी यहाँ पे होती है, थर्ड पार्टी। सो फ्रेंड्स, अब ये बैंक हमारे ऊपर पूरी तरह से रेगुलेट करी हुई है। आप अगर पैसे भेज रहे हो, सपोज इंडिया से अमेरिका भेज रहे हो या अमेरिका से इंडिया मंगा रहे हो, तो बीच में कोई थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी चाहती है तो आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं, नहीं चाहती है ट्रांसफर नहीं होते हैं, वहीं रुक जाते हैं। राइट। यानी पूरा कंट्रोल उनका होता है, और इसको भेजने में बहुत समय भी लगते हैं। राइट। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो बीच की जो थर्ड पार्टी है इसे हम खत्म करेंगे, और डायरेक्ट पीयर टू पीयर सिस्टम काम करती है। यानी कि बीच में कोई नहीं होगा, डायरेक्ट ए बी को भेज देगा। यहाँ पे एक वॉलेट होगी, यहाँ पे एक वॉलेट होगी, और यहां से पैसे निकलेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, बीच में किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। राइट। लेकिन ये पैसे की जो लेन देन होगी, ये सारे लेन देन इस ब्लॉकचेन की, यानी ये ब्लॉकचेन है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, और ये कड़ी होती है एक तरह से। ये होते हैं ब्लॉक्स। फ्रेंड्स, ये ब्लॉक्स होते क्या है? एक्चुअली में ये ब्लॉक्स लेजर होते हैं, यानी बही खाता समझ लीजिए। तो इस ब्लॉक्स में सारी चीजें लिखी जाती है, इसमें हैश होती है। राइट। इस हैश में ये लिखी जाती है कि ट्रांजैक्शन किसने किसको किया। राइट। आपने अगर ए ने बी को एक क्वाइन भेजा तो वो इस हैश में लिख जाएगी कि ए ने बी को क्वाइन दी है, इस हैश में रिकॉर्ड हो जाएगी।
राइट। अब इस हैश में रिकॉर्ड हो गई, फिर ये बी फिर किसी को देगा, सी को, तो फिर ये रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर सी देगा डी को, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाएगी, डी को ई को देगा, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। और ये जितने ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे नोड्स पे सिंक होते हैं, यानी ब्लॉकचेन जो होती है वो नोड्स पे चलती है। जैसे 21 बिट को अगर बीएनबी की बात करें तो 21 नोड्स हैं, उनके बूट नोड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 21 नोड्स में ये सारे के सारे सिंक होते हैं। इसके अलावा इस नोड्स के अलावा यहाँ पे साइनर्स होते हैं जिसे हम लोग वैलिडेटर्स बोलते हैं, जो वैलिडेट करते हैं, जो कि पब्लिक होती है। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इस नोड्स में एक बार में सिंकिंग होती है। तो अगर ए ने बी को जो पैसा दिया तो ये सारे के सारे नोट्स में उसकी रिकॉर्ड चली जाती है, और जब भी कोई बंदा आगे की ट्रांसफर करते हैं तो इन नोट्स उसको वैलिडेट कर देते हैं, और जब वैलिडेट हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। यानी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी बैंक थी जो उस पे उसको वेरीफाई करती थी, लेकिन यहाँ पे जितने सारे ब्लॉक्स हैं ये उसको वेरीफाई कर रही है, उसके जो नोट्स हैं वो सब मिलके इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। बैंक का अगर सर्वर करप्ट हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सर्वर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 21 सर्वर्स लगे हुए हैं, और जितनी पब्लिक जुड़ती जाती है, अगर हजारों पब्लिक अगर जुड़ गई तो हजारों नोट्स अगर क्रिएट हो रहा है साइनर्स में तो वो हजारों सर्वर्स यूज होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बैंक से ज्यादा सिक्योर एंड सेफ हो गई। इसलिए आज के डेट में बैंक भी ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट हो रही है, ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाए। एक चीज और बता दूं, और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि शुरू शुरू में कंप्यूटर्स हम लोगों ने देखे थे, राइट, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर देखे थे। तो इसमें हम लोग कोई भी डेटा रखते थे। फिर कंप्यूटर में क्या हुआ कि हम लोग पेन ड्राइव यूज करने लगे। अगर मान लो कंप्यूटर खराब हो जाए तो हमारी पेन ड्राइव रह जाती थी, उससे होते थे। अब क्या हुआ कि इंटरनेट आ गया। इंटरनेट में अब कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, है ना, लैन के थ्रू, यानी वायर से जोड़ करके नेटवर्किंग कर दी गई। अब क्या हुआ कि इससे भी ये लैन के थ्रू जितने भी एक जगह पे करते थे, अब इंटरनेट जब आ गया तो लैन के जगह पे वैन आ गया, वायरलेस हो गया। अब हम लोग आईपी के थ्रू जुड़ जाते हैं, इंटरनेट आपकी और आईपी के थ्रू किसी भी कनेक्शन में जुड़ जाते हैं। तो जो भी डेटा यहाँ पर होती है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अपलोडिंग में टाइम लगते हैं, डेटा को अपलोड होने में, डाउनलोड होने में टाइम लगती है, राइट। अगर मान लो कि आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज के आप देखते होंगे जो नॉर्मल एसक्यूएल सर्वर पे चल रहे हैं, जो ब्लॉकचेन पे नहीं चल रहे, वो एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं। जैसे ईआरपी के सॉफ्टवेयर आप मॉल में जाते हैं या आप किसी भी बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक के पास, जो बैंक के सर्वर्स होते हैं, तो वो एसक्यूएल सर्वर्स पे काम करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो एंट्री हो रही है, ये एंट्री होने के बाद में दूसरे जगह स्टोर पे जाता है, ये स्टोर होता है, समझ गए। तो इसमें एक टाइमिंग लगती है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जब तक ये स्टोर सारे नोड पे नहीं होंगे ना, वो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये रियल टाइम में ब्लॉकचेन पे रियल टाइम में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि बीच में गई, अगर बीच में इंटरप्ट अगर हो गई तो फिर वह स्टोर नहीं हो पाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नैनो सेकंड की प्रॉब्लम है, लेकिन ब्लॉकचेन में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है, इसलिए दुनिया अब इस टेक्नोलॉजी को अपना रही है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि 2009 में स्टार्ट हो गई थी बिटकॉइन, उसका मैकेनिज्म क्या था। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी जान रहे हैं
कॉइन या क्रिप्टो करेंसी। सो इसमें दो तरीके हैं अर्निंग करने के, एक है ट्रेडिंग और दूसरा है माइनिंग। तो क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके फ्रेंड्स, एक ट्रेडिंग है और माइनिंग है दूसरा। अभी तक क्या था कि हम लोग बिटकॉइन का नाम तो सुने थे, बीटीसी, बीटीसी सबने सुना था, लोगों ने खरीद रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, केवल एक्सचेंज पे जाते थे और यहाँ पे बाई एंड सेल यही कर रहे थे और यही हमारा पार्ट था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये इस पार्ट में थे, माइनिंग में। तो माइनिंग करना हर कोई चाहता था, क्योंकि जो ट्रेडर हैं इनको प्रॉफिट तो है, साथ में इन्हें लॉस भी है, यानी दोनों बातें हैं, प्रॉफिट भी होगी लॉस भी होगी। लेकिन जो माइनर है इनको केवल प्रॉफिट है, इनको ओनली ओनली प्रॉफिट। तो हर कोई चाहता है कि मैं प्रॉफिट की तरफ चलूं, लेकिन माइनिंग करना बिटकॉइन की आसान नहीं है, चाहे इथेरियम की हो, इनकी आसानी है, ट्रोन या पॉलीगॉन सबकी मुश्किल है। अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें फ्रेंड्स, तो इनकी माइनिंग कैसे होती है, किस चीज को समझेंगे। बीटीसी माइनिंग, तो फ्रेंड्स बीटीसी माइनिंग को देखते हैं हम लोग। तो अगर आपको माइनर बनना है तो सबसे पहले आपको लगाने पड़ेंगे माइनिंग रिग्स। अब ये जो माइनिंग रिग्स लगती है, इसमें क्या होता है, ये बड़े सर्वर्स होते हैं, बहुत बड़े कैपेसिटी के सर्वर्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जीपीयू लगे रहते हैं, यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। ग्राफिक्स कार्ड इसमें बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिनके पास ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड है वही लोग ज्यादा माइनिंग कर पाते हैं। ये माइनिंग, अब ये माइनिंग रिग्स लगाने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, राइट। और इसमें होती क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन होती है, मशीन के पावर की कंपटीशन होती है। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए की मशीन लगाई है और मैंने 50 करोड़ की मशीन लगा दी, तो मेरी मशीन पावरफुल है, तो माइनिंग मुझे मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो पहली चीज कि यहाँ पे माइनिंग रिस्क लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, है ना, बिग इन्वेस्टमेंट। दूसरा चाहिए फ्रेंड्स कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप तो प्रोग्रामर है नहीं, तो आपको किसी न किसी डेवलपर हायर करना पड़ेगा, प्रोग्रामर हायर करना पड़ेगा, तो वही वही कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकते। तीसरा कारण है फ्रेंड्स, माइनिंग रिग अगर आपको लगाना है तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, सो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है कि दुनिया के 8% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के माइनिंग में जा रही है।
इसीलिए गवर्नमेंट ने लगभग देशों में बैन किया हुआ है। कुछ एक देश हैं जहां पे अभी भी माइनिंग चलती है लीगली, अदरवाइज सबने बैन किया हुआ है। लोग चोरी छिपे भले ही कर रहे हो, राइट। और चौथा जो कारण है फ्रेंड्स, नहीं करने के पीछे, माइनिंग हर इंसान नहीं करता है, वो कारण ये है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर की इशू आती है। एटमॉस्फेयर लाइक जो रिक्स होते हैं, या कोई भी आप सिस्टम देख लें, कंप्यूटर देख लें, अगर लगातार उसे आप चलाएंगे तो वो हैंग हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और बंद होने की वजह से क्या होता है कि आपकी माइनिंग रुक जाएगी। और माइनिंग कब, कौन से सेकंड में, कौन से मिनट में आपको मिल जाएगी, ये आपको पता नहीं होता, राइट। उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है कि उसी टाइम में, हो सकता है कि अभी चले, अभी मिल जाए, हो सकता है कि फेलियर हो जाए, राइट। तो आपका सिस्टम लगातार चलना चाहिए, सिस्टम हमेशा चलते रहना चाहिए। इसके लिए उसको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म हो गई तो बंद हो जाएगी। अब ठंडा करने के लिए जो घरों में नॉर्मल एसी रहती है ना, वो 16 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर कम नहीं करती है, यानी कि 16 से ऊपर ही रहती है। और इसके लिए चाहिए 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बस इतना अगर है तो आपकी सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करेगी, नहीं तो नुकसान है। इसलिए जितने भी आज के डेट में माइनिंग रिस्क लगाए जाते हैं, वो बिल्कुल ठंडे प्रदेशों में लगाए जाते हैं, लाइक रशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, ऐसे जगहों पे लगाई जाती है जहां पे ठंडा हो, राइट। अगर इंडिया में भी जहां बिल्कुल हमेशा सालों साल ठंडा हो, वहां पे लगाए जा सकते हैं, लोगों ने लगाया हुआ भी है, हमें भले पता ना हो। तो ये 4 मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से आम इंसान माइनर नहीं है। हम लोगों ने माइनिंग नहीं किया, और हम लोग केवल ट्रेडिंग करते रहे। और केवल ट्रेडिंग करके भी लोगों ने बिटकॉइन में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपए बनाए, केवल ट्रेडिंग करके। शुरुआत के दिनों में लोगों को इस पे भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था कि ये बबल है, ये बेकार चीज है, ये क्या है, ये फालतू की चीज है, इसको कौन पैसे देगा, ये डिजिट के पैसे मैं क्यों दूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को नॉलेज था ब्लॉकचेन के बारे में ना, उन लोगों ने पहले से अर्ली ग्रैबर वो बने। क्योंकि हमें और आपको तो लगा कि ये भी एसक्यूएल सर्वर के जैसा है, पता नहीं क्या होगा, डिजिट है। लेकिन जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जानते थे, उन्हीं लोग बिलीव किया ना। हम और आप कैसे करते, हमें तो पता ही नहीं था। तो उन लोगों ने बिलीव किया जिनको नॉलेज ऑलरेडी था ब्लॉकचेन के बारे में, या जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पहले अच्छे से समझाया गया, फिर उन्हें बिटकॉइन के बारे में समझाया गया, तो उन लोगों ने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट किया तो आज देख सकते हैं कि आज वो कहाँ है। और जिन लोगों ने इसको नहीं कुछ समझा, आज के डेट में बस पछता रहे हैं। जहां 4 रुपए की बिटकॉइन थी, आज 30 लाख 25 लाख की है। सोचे कि मात्र 13-14 सालों में कौन ऐसी सिस्टम है, कौन ऐसी कम्युनिटी है जो इतने गुना आपको रिटर्न दे। 4 लाख की चीज 40 लाख, 10 लाख गुना रिटर्न मिले। ऐसा कुछ है क्या पूरी दुनिया में, बताएं आप। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना यही है, नॉलेज गैदर करना। अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही है तो उसको बखूबी समझे, उसे अडॉप्ट करें। उसमें अगर कोई गलतियां आती हैं तो उसको छोड़े, बट रिसर्च करें। रिसर्च के बिना आप उस चीज को अगर मिस कर जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपके लिए, राइट। सो माइनिंग तो हमारे लिए कठिन था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग केवल ट्रेडिंग करके भी बहुत बड़ा इनकम कर लिए। लेकिन जो माइनर हैं एक्चुअल में फ्रेंड्स, जो शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, वो आज के डेट में वेल्स बन गए हुए हैं। वेल्स किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वाइन है। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वाइन किन के पास होती है फ्रेंड्स? मेरे नजर में 3 लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वाइन है। पहला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें कंपनी आती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनी, उनके सीईओ, है ना। ये लोग जिनके पास ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए हैं, ये किसी क्वाइन में इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज में, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वाइन खरीद करके रख लेते हैं।
और जब कॉइन का रेट बढ़ जाता है तब इसे बेचते हैं और मार्केट को गिरा देते हैं, उनको अपना प्रॉफिट हो जाती है, लोगों का लॉस हो जाता है। दूसरे लोग हैं फ्रेंड्स माइनर्स, जैसा कि मैंने बताया अभी, जो शुरू के दिनों से माइनिंग करते आ रहे हैं, इनको खरीद के बेचना नहीं है, ये कितने में भी बेचेंगे, इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इनके पास, चूंकि ये बना रहे हैं हर रोज, तो इनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन है, तो ये कभी भी मार्केट को डंप कर देते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, आज के डेट में क्रिप्टो कंपनीज खुद, यानी आज के डेट में जो नए नए क्वाइंस जो लॉन्च कर रहे हैं, क्रिएटर्स बोल सकते हैं इसे, ये खुद ही वेल्स है। ये सबके सब आज के डेट में वेल्स बने हुए हैं। यानी हो क्या रहा है कि ये तो समझ में आ गई आपको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, माइनस बना रहे हैं, लेकिन ये जो क्रिएटर्स है ना, ये माइनस को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि वन टाइम में ये एक साथ करोड़ों कॉइन बना ले रहे हैं। सपोज 1 करोड़ कॉइन बना ले रहे हैं पहले दिन, और इसमें से 10-20% मार्केट में देते हैं और 80% खुद अपने पास ओन करते हैं। राइट। अब ये करते क्या है कि 20% मार्केट में दे दिया और पब्लिक उसे खरीद लिए, और जब मार्केट में प्राइस बढ़ी तो इनके पास 80% कॉइन है, फिर इसे बेच देते हैं और गिर जाती है रेट। लूना भी देखे होंगे, 2% होल्डिंग उन्होंने पब्लिक को दिया था और मार्केट को मैनिपुलेट किया, इतनी आगे गई, इतनी प्राइस पंप करी, फिर इन्होंने अपना सारा कॉइन को सेल आउट किया और मार्केट गिरा दिया। उनका प्रॉफिट हो गया, पब्लिक का लॉस हो गया। राइट। बहाने जो भी बना ले, लेकिन एग्जैक्टली यही होता है। तो आज के डेट में ये 3 जो लोग हैं ना, वो आम इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है, अब थोड़ा आम इंसान ना जानने भी लगे, लोग अब क्रिप्टो को समझने लगे, तो उन्हें अब पता चलने लगा है कि होल्डर्स क्या चीजें होती है, उन्हें पता चलने लगा है कि टोकोनोमिक्स क्या होती है, कितने होल्डर्स होते हैं, सप्लाई क्या है। ये चीजें अब लोग थोड़ा समझने लगे हैं, जानने लगे, क्योंकि अब ये नया नहीं रहा, लोग इसमें अपना रिसर्च लगा रहे हैं। अब लोग समझने लगे हैं, तो मार्केट बेयरिश जा रही है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये तो कुछ ही वेल्स के हाथों में है, कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स हैं, कुछ ही लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, तो मार्केट हाँ नसीम जी, क्या मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? और जा लोगों से रही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे अभी जैसा कि बता दिया, आवाज शायद लोगों को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही। सर आ रही है आवाज, आ रही है बिल्कुल। आ रही है ना? ओके। हाँ, सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो बेयरिश मार्केट है, जो मार्केट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, उसके पीछे के ये सारे कारण से ये वेल्स। अगर हम लोग बात करें गोल्ड मार्केट की, तो फ्लैक्चुएशन वहां पे भी है, वहां पे भी अप एंड डाउन है। आज गोल्ड की रेट अगर 55,000 की है, तो कल गोल्ड की रेट 54,000 की हो जाएगी। उसके बाद में अगर उसकी बात करें, कल हो सकती है फिर से 57,000 की हो जाएगी। यानी अप एंड डाउन यहाँ पे भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट होती है। लेकिन क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इन सब में ये चीजें नहीं है, आप पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं देख पाते हैं।
तो ये सारे कारण है, और यही कारण है जिसकी वजह से आज मार्केट इतना बुरा है। सो फ्रेंड्स, जितनी अच्छी हमारी सिस्टम है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, जो इसका फ्यूचर है इतना जबरदस्त है, इसमें कुछ कमियां ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी के ऊपर रिसर्च करी गई, रिसर्च किया ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की टीम ने, राइट, ओजोन की टीम ने रिसर्च करी और एक ऐसा सिस्टम बना कर दिया हमारे लिए जो कि ये जो बीच के जो गैप है, 99% से ज्यादा लोग ट्रेडर हैं, 1% से भी कम लोग माइनर हैं, तो इस गैप को खत्म किया जाए। और इन्होंने कहा कि अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो हमें ये 99% लोग जो ट्रेडर हैं इनको हमें माइनर बनाना पड़ेगा। यानी अगर 100% लोग माइनर बन जाएंगे तो कुछ लोग माइनर नहीं रहेंगे, तो कुछ लोगों के हाथों में ये कंट्रोल नहीं जाएगी, यानी कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं रहेंगे, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हजारों लाखों लोगों में। तो हर लोग माइनर बन जाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि किसी एक बंदे के पास में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स है, राइट। तो इस चीज के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया कि हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए जिससे कि आम इंसान माइनिंग कर सके, राइट। तो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग टेक्निकल करेंगे, फिर हम लोग मार्केटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरुआत हुई थी प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे बीटीसी, ईटीएच, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन है। यहां पे माइनिंग करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है, राइट। इसके बाद में प्रूफ ऑफ वर्क में ही प्रूफ ऑफ ऑथोराइजेशन आया, यानी प्रूफ ऑफ वर्क ऑथोराइजेशन, इसमें समझिए एक ए बढ़ गया, राइट। सेम एज इट इज है वहां पे भी, बस वहां पे ऑथोराइजेशन कर दी गई कि नए माइनर्स तभी बनेंगे जब पुराने उनको ऑथोराइज करेंगे। पहले क्या था, इंडिपेंडेंट था, कोई भी माइनर बन जाता। तो सेम एज इट इज, इसका कोई खास पड़ा नहीं। फिर आया प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी दो मैकेनिज्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रूफ ऑफ हिस्ट्री भी है, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ही प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करती है। तो लेकिन सबसे अच्छा अगर देखा जाए आज के डेट में, तो प्रूफ ऑफ स्टेक है। अब सोलाना ने क्या किया कि प्रूफ ऑफ स्टेक में एक हिस्ट्री लगा दिया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कर दिया। यानी हमारे सिस्टम ने क्या किया कि प्रूफ ऑफ स्टेक में सी लगा दिया, कम्युनिटी लगा दिया, ये कर दिया। यानी हम प्रूफ ऑफ कम्युनिटी पे चले गए। यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक हिस्ट्री, हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक कम्युनिटी। तो ये सोलाना की अपनी है। अब देखें कि 2009 में बीटीसी आई, इसके ऊपर रिसर्च करी गई। 2011 में लाइट कॉइन आया, फिर इसके ऊपर रिसर्च कुछ और हुई। 2013 में डॉज कॉइन आया, और 2015 में आया इथेरियम। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इन सब से, राइट। लेकिन जो इनकी जो स्पीड थी, इथेरियम की जो स्पीड थी, ट्रांजैक्शंस, जो गैस फीस थी, बहुत ज्यादा लग रहे थे। इसके ऊपर रिसर्च किया 2017 में। बीएनबी, ट्रोन, पॉलीगॉन, ये सब 2017 के ब्लॉकचेन्स हैं। इन्होंने पहले इथेरियम के ऊपर अपना टोकन बनाया, मार्केट से इन्वेस्टमेंट ली इन्होंने। तो मार्केट से इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया कि मैं ऐसी ब्लॉकचेन लेकर आ रहा हूं जहां पे आपको नई मैकेनिज्म मिलेगी, जहां पे आप माइनर्स के लिए आसानी हो जाएगी कि हम प्रूफ ऑफ स्टेक में लेकर आएंगे, और हमारे ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत फास्ट होगी, गैस फी बहुत कम लगेगी।
तो ये सब चीजें इन्होंने बताया और मार्केट से इन्वेस्टमेंट लिया। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये टोकन क्या है एक्चुअल में? ये कोई क्वाइन है नहीं, ये टोकन्स या ये नेटिव टोकन्स, ये जो भी क्रिप्टो करेंसी है ना, एक तरह से ये एक शेयर ही तो है। जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो क्या करती है, वो सेबी से रजिस्टर्ड होती है, तो आईपीओ निकालती है वो। आईपीओ इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो जब इंडियन कंपनी को, जैसे मान लिया आपने कोई कंपनी खोली, अब आपको पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, लोन लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे लोन लेते हैं, राइट। या आपको बहुत बड़ा लोन चाहिए तो आप पब्लिक से लोन लेते हैं अपना शेयर बेच करके। पब्लिक तो लोन ऐसे नहीं देती है, पब्लिक आपसे शेयर लेती है, तो आप आईपीओ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपना शेयर को बेचते हैं। सपोज आपने 1 लाख शेयर अपने कंपनी के लिए किया, 1 लाख शेयर, तो आपने शेयर का रेट 10 रुपए रखा, तो आपको 10 लाख रुपए में आपको 1 लाख शेयर बेचनी होगी। या आपने लिखा क्या कि मुझे 1 लाख शेयर है लेकिन इसमें से 1,000 शेयर ही मैं बेचूंगा, 10 रुपए की जगह पे आप करेंगे कि मैं 10,000 में एक शेयर बेचूंगा। ये आपकी मर्जी अपनी है, यानी आप 10%, 5%, 20% शेयर पब्लिक को बेचते हैं और उनसे फंड उठाते हैं। तो ये काम कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, जहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज। अब चूंकि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, आप नया इन्वेंट करना चाहते हैं और अब आपको फंड चाहिए, आपको बैंक नहीं दे रही है, आप अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्राउड फंडिंग करेंगे, पब्लिक से पैसे लेंगे। आज के डेट में भी आईएनआर में भी सेंट्रलाइज में भी लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, जैसे मूवीज वगैरह बन रही है तो उनको क्राउड फंडिंग वो लेते हैं कि मेरे मूवी में इन्वेस्टमेंट करें आप, क्राउड फंडिंग। आज जैसे आप देख रहे होंगे स्वतंत्र पत्रकारिता, ये बहुत आजकल फेमस हुआ है। तो ये पत्रकार क्या कर रहे हैं, लोगों से क्राउड फंडिंग ले रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें, राइट। सेम एज इट इज क्रिप्टो करेंसी में, कोई अगर कोई कंपनी आती है, उन्हें कोई बड़ी चीज बनानी है, कोई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करनी है, या कोई भी टेक्नोलॉजी में, नॉट इवन क्रिप्टो करेंसी, अलग भी अगर आपकी कोई अपनी फॉर्म में स्टार्टअप है, तो आप पब्लिक से पैसा चाहिए आपको, तो पब्लिक को गारंटी क्या देंगे आप, कैसे उनके साथ डील करेंगे? इसके लिए ये सबसे अच्छा ब्लॉकचेन के ऊपर एग्रीमेंट अच्छा हो गया, टोकन्स वाली, कि हमने 1 करोड़ टोकन बनाया और इसमें से 20%, 50% टोकन पब्लिक को दे दिया कि ये आप ले लीजिए, इसके बदले में मुझे इतने यूएसडीटी दे दीजिए, इतने मुझे पैसे दे दीजिए, और जब मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो इसी टोकन से लेन देन होगी, तो ये टोकन आपकी बिक जाएगी। सेम एज इट इज एक्चुअल में सिस्टम ये है, राइट। उसे हम क्वाइन बोल दे, वट एवर बोल दे, लेकिन ये टोकन इसीलिए यूज करी गई। तो बीएनबी ने, ट्रोन ने, पॉलीगॉन ने मार्केट से करोड़ों रुपए लोगों से लिया और अपना ब्लॉकचेन रेडी किया। लगभग 2 साल में इनकी ब्लॉकचेन रेडी हो गई। 2015 में तो इन्होंने लेना शुरू किया, 2017 में बीएनबी स्टार्ट हुई, 10 सेंट से शुरू हुई और धीरे 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 इतनी बड़ी। इन्होंने भी प्राइवेट सेल किया, फिर इनके भी एंजल इन्वेस्टर्स हुए, फिर प्राइवेट सेल किए, फिर पब्लिक सेल किए, इस तरह से ये धीरे धीरे आगे बढ़े, राइट। इन्होंने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ाया, जैसे कि इथेरियम पे क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क था, वहां पे ट्रांजेक्शन्स कम थे, स्पीड कम थी, माइनिंग करने के लिए मशीन लगानी पड़ती थी, बड़ी बड़ी कंपटीशन था, तो इन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक बनाया। उसी ईवीएम, इसे हम बोलते हैं ईवीएम, ईवीएम, इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो ईवीएम के ऊपर जितनी भी ब्लॉकचेन बनी हुई है, चाहे बीएनबी हो, पॉलीगॉन हो, ये डायरेक्टली ईवीएम पे, कुछ लोग ट्रोन ने कुछ अपना मैकेनिज्म एक्स्ट्रा कर लिया, उससे अलग कर लिया, उन्होंने ईवीएम से हटा लिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो ईवीएम पे बहुत सारी ब्लॉकचेन बनी, उनके एड्रेसेस देखेंगे आप सेम होंगे। जैसे बीएनबी में जो एड्रेस है वही इथेरियम में भी रहेगा, वही एड्रेस पॉलीगॉन में भी रहेगा, वही एड्रेस और भी ईवीएम के जो ब्लॉकचेन है उन पे रहेंगे, राइट। तो ये हमारा यहां तक की जर्नी आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स?
अब हम लोग समझते हैं कि पीओएस मैकेनिज्म, पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब यहां पे मशीन की पावर डिपेंड नहीं करती है, यहां पे मशीन की पावर, माइनिंग के लिए मशीन की पावर नहीं है, यहां पे मशीन की पावर जरूरत नहीं है, यहां पे स्टेकिंग पावर डिपेंड करती है। यानी जिनके पास कॉइन ज्यादा होंगे, ज्यादा स्टेकिंग करेंगे, वो ज्यादा माइनिंग करेंगे। पहले क्या था प्रूफ ऑफ वर्क में कि वहां पे मशीन की पावर ज्यादा होगी, वहां स्टेकिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेकिंग पावर होगी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन रिग्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो अगर हम लोग बात करें बीएनबी की बात करें या ट्रोन या पॉलीगॉन की बात करें, तो उनके यहाँ जो माइनिंग होती है वो होती है वैलिडेटर और डेलीगेटर, राइट। तो वैलिडेटर क्या होते हैं, ये एक छोटे सर्वर्स होते हैं, साइनस लगे रहते हैं, साइनस नोड होते हैं वो, ठीक है, ये वैलिडेट करते हैं। और जो डेलीगेटर होते हैं ये साइनर नोड्स के पास में अपना क्वाइन को डेलीगेट करते हैं। तो साइनर्स नोड और डेलीगेटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि भैया, साइनर नोड बोलता है, यानी जो वैलिडेटर बोलते हैं कि मैं लूंगा 50%, तुम्हें दूंगा 50%, ठीक है। अब कोई बोलता है कि मैं लूंगा 70%, तुम्हें दूंगा 30%, कोई बोलता है कि मैं लूंगा 30%, तुम्हें दूंगा 70%। तो पब्लिक को जो नोट्स पे ज्यादा फायदा लिखता है वो इसके तरफ जाना चाहता है। लेकिन यहाँ गलती ये हो जाती है फ्रेंड्स कि ये जो वैलिडेटर्स है इनका तो कॉइन डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे जमा है, लेकिन डेलीगेटर के कॉइन इनके पास जमा है। तो कल के डेट में ये वैलिडेटर आपके कॉइन को लेके भाग सकते हैं और आप उनसे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी वहां पे ब्लॉकचेन की नहीं है। ये यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअली हो रहा है, ये डेलीगेटर म्यूचुअली इनको दे रहे हैं, ये डेलीगेटर अपने मेटामास्क से इनके पास म्यूचुअली भेज दे रहे हैं और उनको जो इनका मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ वैलिडेटर्स मेन हो जाते हैं, डेलीगेटर्स का कोई रोल ही नहीं होता, ये केवल इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी सेफ्टी नहीं है। इसके अलावा इनकी जो मैकेनिज्म है वैलिडेटर्स की, ये बीएनबी के जो वैलिडेटर्स है, ये वैलिडेटर्स में भी जिस इनकी होती है कुछ ही, यानी कि 21, 22, 25 लोगों की होती है। उन जो सबसे ज्यादा 21 में जो सबसे ज्यादा लोग होते हैं वही इसकी टॉप के 21 लोगों को ही माइनिंग जाती है, बाकी के नीचे लोगों को माइनिंग नहीं जाती है। तो यहाँ पे एक ये भी समस्या है, इसलिए हर कोई यहाँ पे माइनिंग नहीं कर पाता। अब ये जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आम इंसान आ ही नहीं सकती, क्योंकि आम इंसान वैलिडेटर बन ही नहीं सकती, वो डेलीगेटर बन के जाएंगे। अब डेलीगेटर बन के जाएंगे तो वो वहां पर उनको सेफ्टी नहीं है और उनको उतनी रिटर्न भी नहीं मिलती, यहाँ कोई फिक्सेशन भी नहीं है कि आपको रिटर्न मिले। इसके लिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की टीम ने बनाया प्रूफ ऑफ स्टेक कम्युनिटी, पीओएससी, राइट। इन्होंने कहा कि हम पब्लिक को डायरेक्ट माइनर बना देंगे और ये जो क्वाइन डालेंगे डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डालेंगे, जहां पे जो वैलिडेटर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डालते हैं ना ब्लॉकचेन के ऊपर, सेम डिजीज ये माइनर्स डालेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और इनकी जो सिक्योरिटी होगी वो ब्लॉकचेन से डायरेक्ट मिलेगी। तो इनको किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद अपना कंट्रोल रखेंगे, यानी कस्टोडियल ये माइनर्स ही होंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी की, इन्होंने खत्म कर दिया, सिक्योरिटी यहां दे दिया। अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करती है वो देखें फ्रेंड्स।
जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में अगर आपको कोई टोकन बनाना होता है, आप एक टोकन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये टोकन बनता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू टोकन बनाए जाते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कोई भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की। मान लो कि यहां पे मेटामास्क, सबसे पहले आपको मेटामास्क की जरूरत पड़ेगी और मेटामास्क में लगी होती है की, यानी आपकी की होनी चाहिए, यानी ना यूजर की होनी चाहिए मेटामास्क में। अब मेटामास्क क्या करता है फ्रेंड्स? ये कनेक्ट करता है ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन को ये कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करेगा? तो बीच में इसे चाहिए होगा कनेक्टिविटी के लिए दो चीजें, आरपीसी और चेन आईडी। ये दो चीज हैं जो ब्लॉकचेन को कनेक्ट कराते हैं, ठीक है ना? तो मेटामास्क में आप क्या करते हैं? आरपीसी और चेन आईडी डालते हैं, ब्लॉकचेन से आप कनेक्ट करते हैं और ब्लॉकचेन में जब आपकी कनेक्टिंग हो जाती है फिर आप यहां पे सॉलिडिटी लिखते हैं। सॉलिडिटी लिखते हैं। ये क्या है? प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग होती है, कोड लिखते हैं। और इसको डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि ईवीएम है, ईवीएम के लिए मेटामास्क ने हमें एक रीमिक्स दिया है। ईवीएम की जो ब्लॉकचेन होगी उस पर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो रीमिक्स जो ब्लॉकचेन ये इथेरियम वाले ने दिया है ना रीमिक्स, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यानी डिप्लॉय करने के बाद में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। देखें क्या काम लगा। आपको अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको मेटामास्क लेनी पड़ेगी या ट्रस्ट वॉलेट लेनी पड़ेंगे और उसको आरपीसी या चेन आईडी यानी ब्लॉकचेन को जोड़ना पड़ेगा। ब्लॉकचेन में जो जुड़ेगी तो आपको सॉलिडिटी लिखनी पड़ेगी। अब ये सॉलिडिटी में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? सॉलिडिटी में आप कॉइन का नाम लिखते हैं। जैसे कॉइन का नाम हो गया जीरो कॉइन, ठीक है। फिर सिंबल लिखते हैं, सिंबल में लिख दिया ZER जो भी। फिर यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं कि मुझे कितना चाहिए। सपोज इतना कॉइन आपको चाहिए तो इतना कॉइन डाल दिए। फिर वहां पे लिखते हैं मिंट, यानी कॉइन मिंटेबल है, बर्नेबल है, यस और नो, है ना। ये चीजें लिखते हैं। यानी आप इतना सारा चीज लिख करके बाकी का जो कोड है वो लिखने के बावजूद आपको इतनी चीजें उसमें सॉलिडिटी में लिख करके और ईवीएम पे रखनी पड़ेगी, ईवीएम मशीन रिमिक्स में। उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिप्लॉय करेंगे तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इन ए सेकेंड, ये सेकेंड में रेडी हो जाएगी। 1 करोड़ या 1000 करोड़ टोकन जितना चाहेंगे रेडी हो जाएगी। अब आपको मर्जी है कि मैं 1000 करोड़ है इसमें से और चाहिए, मुझे 1000 करोड़ और चाहिए तो 1000 करोड़ और भी बना सकते हैं। मेंटेबल कॉइन है तो और बना सकते हैं। आप बर्न का सिस्टम रखे हैं कि आप 1000 करोड़ हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया तो बर्न करो। जैसे बीएनबी है, हर साल बर्न करना चाहती है, वो बर्न कर लेती है। तो इस तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और माइन करते हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो माइनिंग की जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्लॉकचेन बनने के बाद एक्सटर्नली पब्लिक करती है, जितना चाहे जितना माइनिंग कर लेती है। इसी सेम फंक्शन को ओजोन ने ये कहा कि जब हम बाहर से
किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जब ब्लॉकचेन बन जा रही है फिर हम टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो यही सेम मैकेनिज्म हम इंटरनली जो ब्लॉकचेन की जो कॉन्ट्रैक्ट जो लिखी जाती है कोड, उसमें क्यों नहीं कोडिंग कर दे कि हम नेटिव टोकन को भी इसी वे में मिंट कर ले। और यही सेम फंक्शनैलिटी को उन्होंने अपना जो मैकेनिज्म है उसमें इनबिल्ड कर दिया, एक नई टेक्नोलॉजी ला दी है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब जितना भी कॉइन की जरूरत पड़ती है हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, स्टेकिंग देखती है हमारी ब्लॉकचेन पूरी परफॉर्म करती है कि किसने कितना स्टेक किया। जितना स्टेक किया है उतना वो ब्लॉकचेन तुरंत मिंट कर लेती है। जैसे 100 कॉइन आज चाहिए तो 100 आज के लिए मिंट कर लिया, कल 500 चाहिए तो कल 500 के लिए मिंट कर लेगी, 1000 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन चलती रहेंगी। राइट, ये हमारा सिस्टम काम करता है। अच्छा, एक चीज और बताते फ्रेंड, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसकी की होती है और यही इसका ओनर है। तो ये जो यूजर है ना, यही इसका ओनर होता है, क्रिएटर होता है, जिसकी की से ये बनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बता दो फ्रेंड्स कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे कैसे ब्लॉकचेन के ऊपर, ये भी एक टफ काम है। क्योंकि ये जो ईवीएम चलाना, जो ईवीएम के जो सॉफ्टवेयर है चलाना और ये सॉलिडिटी लिखना, ये आम इंसान के बस की नहीं है। ये सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लाइक पाइथन में लिखे जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज आती नहीं है तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? इसके लिए या तो आपको किसी को डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, तो वो आपसे लाखों रुपए ले लेगा, आपके मैकेनिज्म को पहले समझेगा, समझने के बाद में वो बनाएगा। इसीलिए कंपनी ने कहा कि आम इंसान फिर कैसे आएगी, आम इंसान माइनिंग कैसे करेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये ईवीएम रिमिक्स का जो सिस्टम था ना, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया मेटा ओजोन से। उन्होंने कहा कि अब हमें ईवीएम या रिमिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो मेटा ओजोन है यही डिप्लॉय कर देगा। तो अब क्या करना होता है कि हम बस अपना की लेते हैं, मेटामास्क में जोड़ते हैं, आरपीसी लगाते हैं, चेन आईडी जोड़ते हैं, ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाते हैं और डायरेक्टली मेटा ओजोन में ही सॉलिडिटी लिखी हुई है और इसी से हम डिप्लॉय करते हैं और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है। तो जब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है फिर उसे ले जाकर के हम ब्लॉकचेन पे चेक करते हैं कि आप किसके नाम से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मेरी की उसमें लगी है या नहीं लगी। अगर मेरी की है दैट मीन्स कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मालिक मैं हूं, अगर मेरी की नहीं है तो कोई और है। आज तक जितनी भी कंपनी में हम लोगों ने काम करी है ना, वहां कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती थी और ये कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग एज ए यूजर काम करते थे। वहां हमें बताया जाता था कि जब ब्लॉकचेन पे अगर 2 बार ऐसे ब्लू टिक लग गई है तो दैट मीन्स कि ये वेरीफाइड है और ये डिसेंट्रलाइज है, यही हमें बताया गया और हमने उसे मान लिया। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक क्रिएटर भी है, उसकी की लगी हुई है और उसी के पास चाबी है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड निकालने की, और हमें बताया ही नहीं गया। और हम लोगों ने अपना पैसा उसमें डालते गए और पता चला कि एक दिन वो हमारा सारे पैसे लेकर निकल गए, हमारे पैसे को जब्त कर दिए, दे ही नहीं रहे। राइट, तो वहां पे हम लोग एज ए यूजर काम कर रहे थे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो अलग से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बना लेते हैं और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और एक अलग से ये एसक्यूएल सर्वर पे एक प्रोग्रामिंग करते हैं वो, और इससे वो एपीआई ले लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये एपीआई वो ले लेते हैं। अब ये सारा का सारा यहाँ पे यूजर बनाना, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम कहाँ कर रहे हैं, वो इस एसक्यूएल प्रोग्राम में कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में वो कर रहे हैं और इससे ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बस लेन देन कर रहे हैं। सारा यहाँ पे कंट्रोलिंग इनकी है और इसके एपीआई में इनकी की जुड़ी हुई है, यहाँ पे की लगी रहती है और इस की से जैसे ही ये जो भी कमांड देते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से इनके कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है, ये चलती है। तो हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ओनर कौन है, क्रिएटर उसका ओनर है जिसने बनाया। तो हम लोग एज ए यूजर काम कर रहे हैं, ये सब यूजर है, ये सारे यूजर्स हैं।
इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली यूजर्स यहाँ से हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, केवल ट्रांजेक्शन दिखेगी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सारा का सारा कंट्रोल हमें इस प्रोग्राम से हो रही है, एसक्यूएल प्रोग्राम से। अब हमें लॉस हो जाता है तो हमने समझते हैं कि यार ब्लॉकचेन ही प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन ही गलत है। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्रिएटर ओनर को हमने बताया ही नहीं गया। लेकिन थैंक्स कि ओजोन में आने के बाद हमें पता चला कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई ओनर भी होता है, और वो ओनर चाहे जो भी कर सकता है। इसलिए अगर आपको रियल में माइनिंग करनी है फ्रेंड्स, तो आपको हमारे सिस्टम के थ्रू रियल में माइनिंग करनी पड़ेगी। और रियल में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहले हमारे ब्लॉकचेन पे आते थे, क्या करते हैं, आप पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, राइट, और इसका आप खुद ही ओनर होंगे। ये ओजोन scan.com पे जाके पहले वेरीफाई कर लेंगे कि मैं ओनर हूं या नहीं हूं। आपकी एड्रेस यहाँ पे अगर शो हो रही है, दैट मीन्स कि आप सेफ हैं, अगर नहीं हो रही है तो आप सेफ नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो इसमें कोई भी फंड आप डालेंगे तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। और आपके इस फंड को दुनिया के कोई ताकत, इवन जो ओजोन के जो फाउंडर्स हैं, वो भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, एक चीज और बता दो फ्रेंड्स, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक्सटर्नल जो हम लोग बनाते हैं, इसका ओनर होता है एक एड्रेस। लेकिन जो इंटरनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ब्लॉकचेन में होते हैं, इनका जो ओनर होता है वो ब्लॉकचेन खुद होता है। यानी ब्लॉकचेन के जो नोड्स होते हैं ना, जो पहली बार बनाए जाते हैं, 21 नोड्स, यही इनके ओनर होते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं करी जा सकती। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिख दिया वो हो गया। अब ये नोट्स कोई आदमी नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये नोट्स, यहाँ कोई एड्रेस नहीं होती है इस नोट्स की, राइट। यहाँ पे मतलब इसकी कोई भी प्राइवेट की नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर साइनर्स होते हैं, जहां पे माइनिंग होती है। ये साइनर्स आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो ये साइनर्स जो है ना, यहीं से माइनिंग होकर के हमें मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा टेक्नोलॉजी का सिस्टम, किस तरह से हम लोग माइनिंग हमें मिलती है। अब मैं बता दूं कि मार्केटिंग का पार्ट देखते हैं हम लोग। नसीम जी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर, बोर नहीं हो रहा, बिल्कुल सर, बहुत ओके। अच्छा लग रहा है सर। ओके, चूंकि आज संडे का दिन है, मैंने सोचा कि संडे को सब लोग पूरी तरह से फ्री होंगे और आज कुछ टेक्नोलॉजी पे बातें हो जाएंगी। जो लोगों के मन में जो डर हो रहा था ना कि सिस्टम में क्या होता है, कैसे होगा, तो वही आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है वो डिफरेंट है बाकियों सिस्टम से। बाकी के सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की खुद की होती है, बाकी लोग यूजर होते हैं। लेकिन यहाँ के सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर यूजर की बनती है। यानी हम अपनी कंपनी खुद क्रिएट करते हैं, अपने अकाउंट में खुद ही बैलेंस डालते हैं और अपने अकाउंट से खुद ही माइनिंग करते हैं। कंपनी का कोई इससे लेना देना नहीं होता है। यानी ब्लॉकचेन बन गई सार्वजनिक, अब हमें वहां पे अपनी अपनी फैक्ट्री लगा देनी है, बस ये चीजें हैं। अभी तक क्या था कि ब्लॉकचेन तो सार्वजनिक थी, लेकिन कंपनी वाले सिर्फ अपनी फैक्ट्री लगाते थे और वहीं से सबको मैनिपुलेट करते थे, सबको वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग की। सो मार्केटिंग करने के लिए आज के डेट में दो तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका, परंपरागत, और दूसरा है रेफरल, एफिलिएट बोलते हैं इसे, एमएलएम भी इसे बोलते हैं हम। हालांकि ट्रेडिशनल में भी एमएलएम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि चेन, मल्टी लेवल का मार्केटिंग होता है कि कई लेवल्स में ये सिस्टम काम कर रहे हो।
एक्चुअल में इसका जो मेन जो वर्ड है वह एफिलिएट का है, जिसे हम लोग MLM समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी कॉइन को लॉन्च करने के लिए, या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे या तो हम एफिलिएट के तरीके से जाएंगे। तो ट्रेडिशनल के तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी कंपनी आज के डेट में लॉन्च होती है, अगर हम लोग ओजोन की बात कर लें तो इनके पास दो रास्ते थे। बता दो फ्रेंड्स कि जब मेरी मुलाकात हुई थी इमैनुअल से दुबई में, तो उस टाइम में इनका प्रोग्राम ट्रेडिशनल तरीका का ही था, राइट। इनको एफिलिएट में नहीं जाना था, क्योंकि इन्हें बस एक सिस्टम लेकर आनी थी जो कि एक यूज केस थी लोगों को सोल्यूशन देने के लिए, ताकि हर लोग माइनिंग कर ले, राइट। लेकिन इनका प्रोग्राम ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि ये लॉन्च होने वाली थी जून में 2022 में। लेकिन 2022 में जून में इन्होंने बोला कि मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं, मैं इसे एफिलिएट पे लेके आ रहा हूं। तो मेरे भी सवाल थे उनसे कि आखिर वजह क्या है कि आप एफिलिएट पे लेके जा रहे हैं? एफिलिएट का करने के पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए, कुछ मुद्दा तो होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये देखा कि जो एक्सपो है, जो क्रिप्टो एक्सपो है, इसमें पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां के जहां पे मार्केट्स गिरे हुए हैं, लाइक इथेरियम की मार्केट गिरी हुई है, सोलाना की मार्केट गिरी है, BNB की मार्केट गिरी है, ये सब की मार्केट्स गिरे हुए हैं। लेकिन कुछ एक टोकन्स हैं जिनके मार्केट इतने बड़े हैं, ये इतने पंप किए जा रहे हैं, 200 गुना, 300 गुना, 1000 गुना इनकी इनकी वो ग्रोथ देख रहा हूं। तो इसके पीछे का राज क्या है? तो उन्होंने यही देखा कि इसके पीछे का कारण ये है कि इन लोगों ने, ये जो MLM की कंपनियां हैं, जो टोकन्स है, हालांकि इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पीछे के कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस मार्केट से फंड उठाना ही मैकेनिज्म है इनका, इन्वेस्टमेंट लेना ही मैकेनिज्म है, आगे करेंगे कुछ नहीं करेंगे कोई पता नहीं, राइट। लेकिन इनका जो वे ऑफ मार्केटिंग है ये बहुत जबरदस्त। ये कर क्या रहे हैं कि ये ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो आज तक क्रिप्टो को जानते तक नहीं थे। यानी फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, तो आप अगर यहाँ पे नए मौजूद हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्हें आप पहली बार बताने जा रहे हैं, उनको किसी ने बताया ही नहीं। बहुत ट्रेडर्स थे जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते थे, ज्यादातर जो शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग करते थे, जो फॉरेक्स ट्रेडर्स थे, थोड़ी बहुत वही बिटकॉइन वगैरह पे ट्रेडिंग कर लेते थे। तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा लोगों में अभी इसकी वो पहुंची नहीं थी अहमियत। तो एक बहुत बड़ा तबका अभी खाली था। और ये जो MLM, जो एफिलिएट के जो लोग आए, इन लोगों ने क्या किया कि नए लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि टीवी पे बता दें, यूट्यूब पे बता दें तो पॉसिबल है। आपको जब तक कोई बंदा आकर के मेटामास्क डाउनलोड नहीं कराता है, आपको KYC नहीं करवाता है, आप खुद नहीं कर पाते, तो एक आम इंसान कैसे करेगा? यही वजह थी कि लोग इसमें कम थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक नई कम्युनिटी को न्योता दिया, नई कम्युनिटी को इनवाइट किया, नई कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया, और यही वजह थी कि उनके प्राइस बढ़ती चली गई। इन्होंने ये सोचा कि आज ये बेरिश मार्केट में, जिसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम पब्लिक टू पब्लिक अगर कर लेते हैं ना, तो हम इस बेरिश मार्केट में भी बहुत जल्द फल फूल जाएंगे और आगे चले जाएंगे। और इसके पीछे का दूसरा भी कारण ये रहा कि हम वेल्थ से भी बच जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बेस एक वेल्थ को तो हमने हरा दिया कि हम माइनस आम पब्लिक को बना रहे हैं, कुछ ही लोग नहीं रहेंगे। तो एक से मैंने 3 वेल्थ गिनाए थे ना, तो एक वेल्थ यानी माइनस को हटा दिया। दूसरा रहा इंस्टीट्यूशनल, तो इंस्टीट्यूशनल को भी हम हटा देंगे अगर हम मार्केट में प्रमोशन ना करके यहाँ पे इन्वेस्ट डायरेक्टली रेफरल में प्रमोशन करेंगे, तो उसको भी हटा देंगे। और जो तीसरी जो कंपनी वेल्थ होती है उसको भी हटा देंगे। कैसे समझते हैं फ्रेंड्स? ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब होती है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। समझ लें कि ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हो गई। आप लोग बहुत लकी हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। जब भी कोई कॉइन को आप ये मार्केटिंग करने जाएंगे तो 3 चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं।
पहला एक्सचेंज, दूसरा MM मार्केट मेकिंग एजेंसी, और तीसरा इन्फ्लुएंसर। ये ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। इससे कोई भी कंपनी आज के डेट में लॉन्च होती है, अगर उन्हें आना है तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं, राइट। एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे ये कॉइन को, और मार्केट मेकिंग एजेंसी होती है ना, इनसे ये मार्केटिंग कराते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये कॉइन को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यूं समझ ले कि 100 बिड बाई का लगा दिया और 100 बिड सेल का लगा दिया, राइट। ये इनका काम होता है। ये करते क्या है कि मान लो किसी कॉइन को $100 में बेचनी है, तो ये क्या करेंगे कि $1 की बिड लगाएंगे सेल की, ठीक है, और इसे बाई कर लेंगे। फिर ये क्या करेंगे, थोड़े क्वांटिटी में फिर इसे $2 कर देंगे, फिर इसे सेल कर देंगे और फिर बाई कर लेंगे। एक तरफ सेल हो रही है, दूसरी तरफ बाई हो रही है। इस तरह करके ये 2 दिन 4 दिन में ये लेके चले जाएंगे $100 पे। आप देखते होंगे जब भी कॉइन कोई लिस्ट होती है किसी एक्सचेंज पे, तो देखते होंगे एक ही बार पहले दिन ही 100x गई, 1000x गई पार। ये क्या होता है, ये 100x 1000x कोई ऑर्गेनिकली नहीं, बल्कि ये मार्केट मेकिंग एजेंसियां करती हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये इनका काम होता है कि इस चीज को पब्लिक के पास बताए। जैसे यहाँ पे हो गए ट्विटर पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूबर्स, टेलीग्राम, जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को ये कंपनियां पैसे दे देती हैं कि ये लीजिए, और जो ये मार्केट मेकिंग हो रही है इसको वहां दिखाइए। क्या करते हैं कि मार्केट मेकिंग हुई तो आज की टॉप गेनर्स कंपनी में कौन, तो जीरो कॉइन, मान लो कि ये जीरो कॉइन आज की टॉप गेनर है, या एक्स कॉइन आज की टॉप गेनर में है। $1 से शुरू हुई थी, $2 हुई, डबल हो गई 2 दिन में, 1 दिन में डबल हो गई। अब इसके स्क्रीनशॉट, इसकी चीजें ये इन्फ्लुएंसर अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं। अब इनके ट्विटर पे सैकड़ों लोग भी अगर फॉलो कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गई सेल। अब ये जब बाय सेल की जब प्रक्रिया शुरू होती है ना, इसी टाइम में घुसना शुरू हो जाते हैं वेल्स की। ये वेल्स को पता चल जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि मार्केट मेकिंग एजेंसी शुरू हो चुकी है, अभी हमारी एंट्री का टाइम है। तो ये क्या करते हैं, उसी टाइम आकर के बहुत सारा कॉइन को खरीद के रख लेते हैं। और जब कॉइन का रेट जब बढ़ जाएगी, क्योंकि पब्लिक को अब लगने लगेगा कि बहुत रेट बढ़ रही है, 2 गुना 4 गुना 10 गुना रेट बढ़ रही है, पंप हो रही है, पंप हो रही है, तब वो क्या करेगी, पब्लिक यहाँ पे आएगी। अब ऑर्गेनिक पब्लिक आनी शुरू हो गई। लेकिन उसी टाइम में ये वेल्स थोड़ा सा देखे कि बहुत अच्छा पंप हो गया, बेच करके निकल जाएगी, या कंपनी खुद ही बेच करके निकल जाएगी। तो ये सारा का सारा आज के डेट में खेल गेम्स चल रहे हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी वेल्स के वजह से बर्बाद, चलो कंपनी की नीयत अच्छी भी है तो वहां पे वेल्स उनको बर्बाद कर देंगे, राइट। तो इसलिए इस सिस्टम को हटा दिया गया कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हम आएंगे एफिलिएट में। यहाँ पे ना वेल्स आएंगे, ना यहाँ पे मार्केट मेकिंग एजेंसी होगी, ना यहाँ इन्फ्लुएंसर्स हो गए। पब्लिक टू पब्लिक एक दूसरे को लोग बताएंगे, चीजें समझाएंगे और एक्यूरेसी बताएंगे, जिसकी वजह से धीरे 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 ऑर्गेनिकली पब्लिक आएगी और ऑर्गेनिकली ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, राइट। मेरा ये भी सवाल था कि सर ये बताइए, आपने $100 से ही क्यों शुरू करी? ये मैकेनिज्म आप जो मुझे बता रहे हैं कि $1 से करती है, तो ये तो आप भी कर सकते थे। आप भी $1 से लेके जाते, 10 20 50 100 या 200 या 500 कॉइन बेचते और फिर $100 पे डाल देते, तो पब्लिक को लग जाता कि हाँ यार बहुत अच्छा हो गया।
कि बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है, तो आपको तो ये करना चाहिए। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये चीजें, आपकी बात सही है, ये चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए है, लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल के डेट में हमें गूगल, हमें फेसबुक, हमें अमेज़न, इन लोगों को इनवाइट करनी है हमारे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट के लिए, हमारे नोट्स को सेल करने के लिए, हमारा एंटरप्राइज ब्लॉकचेन खरीदने के लिए उन्हें इनवाइट करनी है। तो जब वो लोग आएंगे तो हमारा मार्केट देखेंगे और वो हमारी मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इन्होंने 2 कॉइन या 200 कॉइन इन्होंने बेच करके मार्केट को इतना मैनिपुलेट किया, तो वो उसी दिन हमें क्रॉस कर देंगे, कहेंगे कि इनकी शुरू दिन से ही स्ट्रेटेजी बेटर नहीं रही है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं चल रहे। इसीलिए ये वाला सिस्टम उन्होंने हटा दिया, कहा कि नहीं, हमें बहुत लंबा सोचना है, बहुत दूर का सोचना है, एक भी गलती हमारे तरफ से नहीं होनी चाहिए। आम इंसान तो यहाँ फंस सकती है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो नहीं फंसेंगे, वो तो समझ जाएंगे, वो उसी में आएंगे जहां पे उन्हें ऑथेंटिक हर चीज लगेगी, टेक्नोलॉजी वाइज भी, मार्केटिंग वाइज भी। इसलिए इस सिस्टम ने ऐसा किया, राइट। सो एक एक चीज फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना सोच समझ करके बनाया गया। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं, सारी मैकेनिज्म तो आप लोगों को समझ में आ गए, बट इनकम कैसे आने वाली है, इस चीज को भी काफी वक्त हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट में आपको प्लान प्रेजेंट करूं, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा खुद का। जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेक लगानी पड़ेगी। जब आप स्टेक लगाएंगे तो वो 2 जगहों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 70% आपके कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा और 30% अपलाइन को चला जाता है, राइट। यानी 70% आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ये यहाँ चला गया, और 30% अपलाइन में चला गया। यानी मान लो कि आपने 100 कॉइन डाला तो 70 कॉइन आपके पास रहेंगे और 30 कॉइन आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। और जो 70 कॉइन आपका है, इस पे आपको डेली माइनिंग आनी शुरू होगी। ये माइनिंग कितना आती है? 1% पर डे, इतनी कॉइन जनरेट होती है। और आपके ओनर एड्रेस पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है? आप, यानी क्रिएटर। आपके क्रिएटर एड्रेस पे ये माइनिंग हर रोज आती है, डेली, ठीक है। राइट। तो ये रहा फ्रेंड्स कि आपको इनकम इस तरह से, डेली की इनकम आपको आती है। अब आप अगर इस सिस्टम को रेफर करते हैं, एफिलिएट बनाते हैं अपने नीचे, 65 का दिया, 365 का दिया, 365 का दिया, 150, 65, 30, 80, एफिलिएट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एफिलिएट है, ये क्या करेंगे, आप हो गए यहाँ पे यू, तो आप जितने लोगों को भी ज्वाइनिंग करेंगे, ये आपका पहला लेवल होगा, ये पहले लेवल के लोग होंगे, राइट। अब ये लोग जो स्टेक करेंगे, उससे 30% निकलेगा और उसका 20% आपको मिल जाएगा पहले लेवल से, ठीक है। अब ये जैसे ही दूसरे को ज्वाइनिंग करेगा, आपका दूसरा लेवल, ये जैसे ही ये 2 दूसरे को ज्वाइन करेगा, तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
9वां यहाँ ऐसे होगा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, टोटल 15 लेवल इस तरह से आपके डाउनलाइन में आएंगे, राइट। अच्छा, ये भी अपने लिए करेंगे अगर किसी को, तो ये बंदा भी दूसरा लेवल का आपका हो गया। ये भी अपने लिए करेगा तो वो बंदा, ये जितने हैं आपके लिए दूसरे लेवल के, और ये जितने हैं आपके लिए तीसरे लेवल के। इसी तरह से सारे जितने भी लोग आएंगे वो आपके लेवल वाइज इनकम जाएंगे। तो पहले से मिलेगा आपको कितना, 20%, दूसरे से कितना मिलेगा, 10%, तीसरे से 5, चौथे से 3, पांचवें से 2, छठे से 2, सातवें से 2, आठवें से 2, नहीं यहाँ से 1 है, 1 1 1 1 1, फिर 2 3 3, ऐसे करके टोटल 55% की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाता है आपके टीम से। तो इस तरह से जितने लोगों ने आपके नीचे ज्वाइनिंग करेंगे 15 लेवल में, वो जितना भी स्टेक करेंगे उसका आपको लेवल वाइज परसेंटेज मिल जाएगा। यानी पहले लेवल पे अगर किसी ने 100 कॉइन से ज्वाइनिंग किया तो आपको 100 का 30% 30 होता है, और 30 का 20% 6 कॉइन आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे उसी वक्त। उसी तरह से लेवल वाइज जितने भी लोग आएंगे आपको हर बंदे से ज्वाइनिंग से आपको इनकम मिलती रहेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स माइनिंग की लेवल। माइनिंग लेवल सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। पहले लेवल से 15%, दूसरे से 10, तीसरे से 5, चौथे से 3, पांचवे से, सॉरी पहले 15 है, 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 3 3, राइट। इस तरह से टोटल 50% आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये ग्राफ हमारे पीडीएफ में देख लेंगे तो आपको ज्यादा, चूंकि पीडीएफ मेरे सामने है नहीं, जहां तक मुझे याद है ऐसे ही है। सो इस तरह से फ्रेंड्स जो लोग भी 15वें लेवल पे, सॉरी पहले लेवल पे जो भी बंदे हैं वो जितना इनकम कर रहे हैं उसका 15% आप इनकम करेंगे। दूसरे लेवल पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं 20 लोग हैं, वो जितना इनकम करेंगे उसका 10% आप इनकम करेंगे। और ये एक बार नहीं, 365 डेज आपको डाउनलाइन के इनकम पे आपको इनकम आती है। यानी आपके खुद के इनकम पे तो इनकम आ ही रही है। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी है तो 1 लाख पे कितने क्वाइन हुए, मान लो कि 10 क्वाइन हुए, तो आपको डेली का 10 पे 7 होगा तो 0.07 क्वाइन आपको पर डे आएंगे, राइट। INR में बात करी जाए आज के डेट में तो अगर 1 लाख रुपए हैं तो लगभग 70% कितना होता है, 700 रुपए। तो 700 रुपए के अराउंड में आज के डेट में इस 700 रुपए आपको आएंगे महीने का 21,000, राइट। तो ये 700 रुपए 365 दिन तक आएंगे। बट ये रुपए में नहीं है, पहले मैं बता देता हूं, बट ये अज्यूम करने के लिए बताया मैंने आपको। तो ये प्राइस 1400 भी हो सकती है, 14,000 भी हो सकती है, राइट। एक साल में आपको टोटल 325% यानी 3.25 गुना आपको प्रॉफिट होती है एक साल में, 1 ईयर में। एक साल में आप इतना प्रॉफिट लेते हैं। अगर प्राइस डबल हो गई तो इसका दुगुना होगा, अगर प्राइस कम हो गई, अगर आधा हो गई तो इसका आधा मिलेगा। यानी अगर फ्रेंड्स अगर अज्यूम कर ले नेगेटिव से नेगेटिव कि आज के डेट में कॉइन की जो प्राइस है वो अगर घट के 50% भी हो गई, फिर भी आपको 1.5 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। कोई ऐसा बैंक बता दीजिए जहां पे एक साल में आपको 1.5 गुना, वहां तो बैंक में 10 साल में जाकर के आपके पैसे डबल होते हैं। तब कब वैल्यूएशन खत्म हो गई रहती है, कोई फायदा नहीं है बैंकों में पैसे डालने से, क्योंकि वैल्यूएशन उससे कई गुना ज्यादा कम हो जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।
तो इसी वजह से वहां कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर 50% डाउन गया तो भी, लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म है वहां पे कभी भी डाउन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बने हुए कॉइन नहीं है। बाकी जगह पे क्या होता है कि कंपनी ने पहले से 1 करोड़ कॉइन बना लिया, ठीक है, 1 करोड़। अब इसमें से क्या किया कि 20% कॉइन यानी 20 लाख कॉइन को मार्केट में दे दिया। 20% कॉइन को किसको दे दिया? पब्लिक को, राइट। अब जब पब्लिक इस कॉइन को खरीद ली, मान लो $1 का रेट रहा, तो कंपनी के पास तो $20 लाख आ गए, $20 लाख आ गए। और अभी भी कंपनी के पास 80% कॉइन है अभी भी, यानी 80 लाख कॉइन अभी भी इनके पास है। इन्होंने 20 लाख कॉइन को पब्लिक को दिया। पब्लिक के पास कितना है? 20 लाख। अब कंपनी क्या कर रही है आज के डेट में कि इतना बेचने के बाद में एक प्रोजेक्ट बना दे रही है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दे रही है, एक प्रोग्राम बना दे रही है, और बोल रही है कि आप लोग अपने पास जो कॉइन रखे हो, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। आप एक काम करो कि अगर आपको अभी तुरंत फायदा चाहिए तो आप इन कॉइन्स को हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। ये माइनिंग पूल है या स्टेकिंग है, वटेवर कुछ भी नाम दे करके वो अपने पास ये कॉइन को बुला लिया अपने कस्टडी में। अब ये 20 लाख जो कॉइन थे ना, ये कंपनी के पास फिर से रिटर्न आ गए। 20 लाख ओनर हो गए, कंपनी ओन हो गई, कंपनी बन गई। अब बताएं, पब्लिक के पास अब कॉइन एक भी नहीं रहा। सारा का सारा जो कॉइन है 100% यानी 20% यहां और 80% यहां। अब 100% की मालिक कौन हो गई? कंपनी हो गई। कंपनी के पास 20 लाख कॉइन भी, 20 लाख डॉलर भी आ गए और सारे कॉइन भी आ गए। अब क्या हो रहा है कि कंपनी बोल रही है कि आप मेरे यहाँ डाले हो, आप डेली का मैं आपको यहाँ पे 1% 2% वटेवर दूंगा, ठीक है ना। अब डेली जो 1% जो कंपनी भेज रही है, सेंड कर रही है यहाँ से इस 80 लाख में से कंपनी सेंड कर रही है 1-1% डेली, राइट। जितना उन्होंने जमा किया है वही मार्केट में यही सप्लाई है एक्चुअल में। अब मार्केट में सप्लाई है 1% और डिमांड है हाई, तो क्या होगा? रेट बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि रेट बढ़ जाती है, 2 गुना 4 गुना 10 गुना रेट बढ़ती चली जाती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये रेट गिरेंगे नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग प्रमोशन सब कर रहे हैं, ये रेट नहीं गिरेगी। लेकिन आप देखते हैं 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में ये रेट गिर गई, यानी 100 गुना रेट गई थी 100x, और गिर करके फिर आ गई 1x या उससे भी कम माइनस में चली आई। ये क्या हुआ? आम इंसान को तो लगता है कि यार ये नेचर है, ऐसे ही होता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो जाके ब्लॉकचेन पर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जहां 1% मार्केट में सप्लाई थी, यहाँ 99% मार्केट में सप्लाई कर दी गई, यानी 100% कॉइन सेल आउट कर दी गई और मार्केट गिर गई। तो 100% कॉइन किसके पास थे? पब्लिक का जो कॉइन है वो तो कंपनी के पास जमा है, लॉक है 1 साल के लिए, समझ गए। तो किसने किया? तो कंपनी ने किया, इसलिए कि कंपनी के पास ऑलरेडी कॉइन है और इन्होंने ट्रांसफर मार दिया, और यहीं पे सबसे बड़ा पब्लिक का लॉस हो जाता है। हमारे पास सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, कि सिर्फ सिर्फ 50,000 कॉइन कंपनी के पास पहले दिन थे। इसमें से भी 35,000 कॉइन पब्लिक को दे दिया पहले दिन ही, और कंपनी के पास केवल 15,000 कॉइन है। इस 35,000 से पब्लिक माइनिंग करेगी हर दिन 1%। ये माइनिंग होते होते ये 70 लाख कॉइन बनेंगे, और ये 15,000 से माइनिंग होगी तो ये 30 लाख कॉइन बनेंगे, राइट। यानी 70% का मालिक पब्लिक और 30% के मालिक कंपनी। यानी दुनिया में ऐसी टोकेनोमिक्स आपने नहीं देखा होगा। और फ्रेंड्स एक अच्छी न्यूज बता दूं कि कंपनी ने अभी भी 15,000 स्टेक में नहीं लगाया है अपना, राइट। और पब्लिक के पास कितने कॉइन आ गए फ्रेंड्स आज के डेट में? 90,000। इसको मैं 85,000 ही मान लेता हूँ।
तो टोटल 85,000 इधर और 15,000 इधर, तब जाकर के 100% हो रहा है। यानी अब कंपनी के पास केवल 15% स्टेक है और पब्लिक के पास 85% स्टेक है। अब इस 15% स्टेक में से भी कंपनी अपने लिए बहुत कम रखी है, सिर्फ 5%। बाकी का जो 10% है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अब इससे अच्छा टोकनॉमिक्स तो मुझे पूरे दुनिया में नहीं दिखाई। इतना अच्छा सिस्टम बन गया ना कि 100% पब्लिक ओनर हो गई इसकी। अब ना मार्केटिंग वाइज हम लोग फेलियर है, ना टेक्नोलॉजी वाइज फेलियर है। यानी कह रहा हूं कि आज के डेट में ओजोन से बेटर सिस्टम टेक्नोलॉजी वाइज पूरी दुनिया में अवेलेबल है ही नहीं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, है ही नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अभी तक यहाँ जो 100 लोग हैं ये योद्धा हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक यहाँ पे शामिल हैं और चीज़ें समझ रहे हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव है, बाकी लोगों को भी ये सारी प्रोग्राम आप दे सकते हैं अगर उनको जानने की ज़रूरत हो। सो आई थिंक काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मुझे इस मीटिंग को एंड करना चाहिए। सो थैंक यू once again to join this meeting. Friends, good night. Bye-bye.